हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, और जो पूरा चैप्टर है ये मैंने आपके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक नोट्स की तरह रेडी कर दिया है, ताकि आपको जो है पूरे चैप्टर को समझने में आसानी हो सके, आप बहुत ही आसान तरीके से इसे समझ सके, आपको इसको रटने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो आइए हम अपना चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसे शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है कि आखिर जो है राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, नेशनलिज्म क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है ना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई राष्ट्रवाद क्या है। अब बात आती है कि आखिर राष्ट्र क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्र जो होता है वो एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ठीक है ना, एक राष्ट्र जो है वो यूं ही नहीं बनता है, वो एक बहुत ही लंबे प्रयास से, बहुत ज़्यादा त्याग से, निष्ठा से, इन सभी चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, और आइए जो कुछ जो वीडियोस में मैंने देखा कि उसमें इस तरीके से बताया जा रहा है आपको कि राष्ट्र जो है वो समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म वाले, समान क्षेत्र वाले जो जगह होती है उसे जो है राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन मैं आपको इसको क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कोई गलतफहमी ना रहे। ठीक है, तो आइए जो है इसको भी हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके क्लास 10th की जो बुक है हिस्ट्री की, उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अंसर्ट रेनन, ठीक है, इन्होंने कहा, इनके द्वारा क्या है कि अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं। ये जो अंसर्ट रेनन है, इन्होंने अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र जो होता है वो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। जो अन्य लोग हैं उन्होंने ऐसा प्रस्तावित किया कि जो राष्ट्र है वो कैसे बनता है, समान भाषा होनी चाहिए, नस्ल समान होनी चाहिए, धर्म समान होना चाहिए या क्षेत्र समान, जो ये सारी चीज़ें मतलब इंक्लूड होनी चाहिए, तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन अंसर्ट रेनन ने इस बात की आलोचना की है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप जो है इस डाउट में मत रहिएगा। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि इसमें बताया जा रहा है कि अंसर्ट रेनन ने ये चीज़ बताई है कि राष्ट्र जो होता है उसमें समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से राष्ट्र जो होता है उसका निर्माण होता है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि अंसर्ट रेनन ने इसकी आलोचना की है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये बात नहीं है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर एक राष्ट्र का निर्माण जो है समान भाषा, नस्ल और धर्म से होता, तो क्या भारत हमारा एक राष्ट्र नहीं है? बताइए, हमारी जो इंडिया है यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है ना। यहाँ ना तो समान भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग इतने सारे नस्ल है, धर्म, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो क्या हमारा देश जो है वो एक राष्ट्र नहीं है? तो आप लोग खुद इस बात पर विचार करिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और कभी भी देखिए, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप वीडियो देखिए, उसे पढ़िए, लेकिन साथ साथ में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपके जो एनसीईआरटी की बुक है आप उसे भी जरूर पढ़िए। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि अंसर्ट रेनन ने इस बात की आलोचना की है, ना कि उन्होंने इस बात पे एग्री हुआ है कि हाँ जो समान भाषा और नस्ल और धर्म होने से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, इस बात से वो उन्होंने एग्री नहीं किया है, उसकी उन्होंने आलोचना की है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। 18वीं सदी में कई देश जैसे कि जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे और जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। ठीक है, ये जितने भी देश हैं, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये जो है ये आज की तरह नहीं थे। ये सभी छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड थे। जैसे कि हमारा अपना खुद का, आप एग्जाम्पल में अपने भारत को ही ले लीजिए कि भारत जो था वो पहले छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था ना। ठीक है ना, और सबका अपना अपना राजा होता था, हर क्षेत्र का अपना अपना राजा था। भारत कोई ऐसा नहीं था कि पूरी जो कंट्री है उसके ऊपर कोई एक शासन कर रहा है, इस तरीके से नहीं था ना। भारत पर भी छोटे छोटे राज्य थे और उन सभी पर अलग अलग स्वतंत्र शासन होता था।
ठीक है। तो उसी प्रकार से जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब जो जगह है, इन पे भी क्या होता था कि ये भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे और इनके भी स्वतंत्र शासक होते थे। ठीक है, चलिए अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर 1804 की नेपोलियन संहिता। ठीक है, डेट हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आप लोग का जो न्यू पैटर्न आया है 10th का, तो उसमें MCQ भी है ना 50, आई थिंक 50 मार्क्स का, तो इसीलिए MCQ में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इन पे आप लोग बहुत गौर करिएगा। ठीक है, तो देखिए इसे 1804 में लागू किया गया। ठीक है, नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल, चलिए टर्न करते हैं पेज को। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। ठीक है, नेपोलियन संहिता में न केवल जो आपका ये है, न केवल इसने न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी इसने सुरक्षित किया। ठीक है, अब आइए जरा देख लेते हैं कि आखिर ये नेपोलियन महाराज कौन थे। ठीक है, तो देखिए नेपोलियन जो है, इनका जो ये 15 अगस्त 1769 इनका जन्म है ये। ठीक है, एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। ठीक है, अपने व्यक्तित्व और अपने कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को इसने प्रभावित किया था। ठीक है, अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। ठीक है, इसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। ठीक है, उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी सेना जो थी उनको जीत दिलाई और बहुत, जब भाई आप अगर जीतने लगते हो तो आपकी लोकप्रियता भी तो बढ़ने लगती है ना। ठीक है, लोग में, समाज में आप जाने पहचाने जाने लगते हैं, तो अपार लोकप्रियता भी उसने हासिल कर ली और फिर उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाद में वह फ्रांस का शासक बन गया। ठीक है, बाद में वो फ्रांस का पहले तो सेनापति के रूप में भर्ती हुआ, लेकिन इतनी ज्यादा लोकप्रियता उसकी बढ़ गई कि बाद में जो नेपोलियन है वो फ्रांस का शासक बन गया। ठीक है, चलिए आप चाहें तो जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आराम से पॉज कर करके और आप इसे अपने पास नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एक आपके लिए एक नोट्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको अलग से ढूंढने की और कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब आइए देखते हैं वियना समझौता क्या था। ठीक है, वियना ट्रीटी। ठीक है, तो 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने कि मिलकर नेपोलियन को हराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी जो यूरोपीय शक्तियां थी, इन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया था। ठीक है, देखिए इतने सारे जो शक्ति थी, इन सब ने मिल करके एक नेपोलियन को हराया था। के प्रतिनिधि जो थे वो यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिरव ने की थी। ठीक है, ड्यूक मेटरनिरव ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिव। ठीक है, ये है वियना समझौता। ठीक है, चलिए अब आइए समझते हैं कि उदारवाद। ठीक है, उदारवाद क्या है? तो देखिए, यानी उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, यानी लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता। ठीक है, उदारवाद का जो मध्यम वर्ग था, ठीक है, जो मध्यम वर्ग था उसके लिए उदारवाद का क्या अभिप्राय था, क्या मतलब था? अभिप्राय का मतलब, ठीक है ना, उसके लिए उदारवाद का क्या मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी, ठीक है ना, आजादी और कानून के समक्ष समानता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या है। आगे देखिए रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद किसे कहते हैं?
आइए समझते हैं। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। ठीक है ना, रूढ़िवाद आप समझते ही हैं। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो कि परंपरा स्थापित संस्थान, जो पौराणिक परंपराएं हैं और जो रिवाज हैं उन पर बल देता है। ठीक है, इसे कहते हैं रूढ़िवाद। कहते हैं ना कि बड़े रूढ़िवाद हो यार, तुम रूढ़िवादी परंपरा के हो, तुम बहुत रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो करते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग कौन थे, क्या है, इसे समझते हैं। कुलीन वर्ग ये जमीन के मालिक थे। ठीक है, यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। ठीक है, कुलीन वर्ग जो है वो जमीन के मालिक थे और ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था, सबसे पावरफुल वर्ग था। कौन सा? कुलीन वर्ग। ठीक है, अब आइए निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का क्या मतलब होता है, इसे समझते हैं। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है ना, निरंकुशवाद का मतलब हुआ कि एक ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश ना हो, कोई भी लगाम ना हो। ठीक है ना, उसको जो मन चाहे वो उस तरीके से मनमाने ढंग से कुछ भी कर सके। ठीक है, तो इसे कहते हैं निरंकुशवाद। ठीक है, अब आइए देखते हैं जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह क्या है? तो जनमत संग्रह जो है एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी प्रस्ताव को, जो कोई प्रस्ताव मान ले आप लेके आए हैं, तो जो किसी एक क्षेत्र की जो जनता होगी उनके पास जो है वो प्रस्ताव लेके जाया जाता है और उसको जो जनता है वो स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी, इसके लिए पूछा जाता है और इसे ही जनमत संग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग घर में 5-6 लोग हैं। ठीक है, और जो कुछ लोगों का मन करे भाई कि आज मेरा समोसा खाने का मन है और किसी का मन करे कि नहीं आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो अब जो होगा एक प्रस्ताव जो है सबके सामने पेश किया जाएगा कि भाई चलिए ठीक है, अब कितने कितने लोग जो हैं वो पिज़्ज़ा के लिए हम लोग ने तय कर लिया कि चलो पिज़्ज़ा ही मंगाई जाएगी। ठीक है, और फिर उस पर जो प्रस्ताव है ये सभी 6 लोगों के पास रख दिया गया और बोला गया कि अब भाई आप बताइए इसमें से किस किस को स्वीकार है और किस किस को अस्वीकार है। ठीक है ना, अब भाई ज़्यादा लोगों को स्वीकार होगी तो मेजोरिटी में जीत जाएंगे, नहीं होगी तो हार जाएंगे, है ना। तो इसे कहते हैं जनमत संग्रह। ठीक है, चलिए अब आइए हम देखते हैं यूटोपिया। यूटोपिया क्या है? यूटोपिया यानी कि कल्पना दर्श। ठीक है, जैसे जो हम सब जो इमेजिनेशन जो होता है ना उसे कहते हैं। ठीक है ना, कल्पना जो हम करते हैं, तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। आप एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हो जो कि इतना आदर्शपूर्ण होगा कि जिसको मतलब इतना आदर्शपूर्ण समाज की कल्पना करना, ऐसे कल्पना कर रहे हो जिसका कि साकार होना बिल्कुल लगभग जो है वो असंभव होता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं यूटोपिया। ऐसे काम की आप कल्पना करो कि भाई अब आप सोचो कि आप खुद ऐसी कल्पना करने लगो कि मैं हवा में बिना किसी सहारे के ऐसे उड़ रहा हूँ, तो ये तो आपकी कल्पना ही है ना, ये तो असंभव चीज़ है, आप उड़ नहीं सकते ऐसे ही। ठीक है ना, ज़मीन से ऊपर उठ करके तो आप चल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आप कल्पना ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूमानीवाद। ठीक है, रूमानीवाद क्या है? एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, चलिए अब ये तो कुछ छोटे छोटे जो मेन उसमें पॉइंट्स थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयवाद। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत जो है वो फ्रांस से होती है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रांस से होती है। ठीक है, चलिए फ्रांस की क्रांति पर चलते हैं। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है ना, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ठीक है ना, यहीं से जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है वो
उसकी मतलब उसका जो निर्माण होता है, ठीक है ना, राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण यहीं से होता है, ठीक है। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त करके प्रभुसत्ता, ठीक है ना, उसको फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी। और इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, ठीक है ना। निरंकुश यानी कि जो मैंने बताया ना, जिसके कार्यों पर आप अंकुश न लगा सके, वो अपने मन से जो चाहे वो कर सके, ठीक है। तो राष्ट्रवाद जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उससे पहले फ्रांस के संपूर्ण भूभाग पर यानी कि पूरे भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो है राजतंत्र को समाप्त करके और जो मेन पावर थी, ठीक है ना, जो सोवेनिटी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रभुसत्ता को, ठीक है ना, तो वो जो है वो राजतंत्र से हटा करके और जो वहां के फ्रांस के जो नागरिक थे उनके हाथों में सौंप दी गई, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या क्या हुआ। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। अब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसमें क्या क्या कदम उठाए गए उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो, ठीक है ना। एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे कि सभी को समान कानून का अनुभव हो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा ये माप है, ठीक है, माप भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की जो है एक समान व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैकोबिन क्लब स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए, जो स्कूल की जो छात्राएं हैं, कॉलेज की जो छात्राएं हैं, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए एक क्लब का गठन किया गया और उस क्लब का नाम क्या था, जैकोबिन क्लब। क्लियर। चलिए, फ्रांस की आर्मी समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्रों में भेज दिए गए जिससे कि राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप कि फ्रांस की आर्मी को समर्थन प्राप्त करने के लिए समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया गया जिससे क्या हुआ कि राष्ट्रवादी भावना और तेजी से बढ़ती चली गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहां से पढ़ते हैं नेपोलियन का शासनकाल, ठीक है। देखिए, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिया, ठीक है। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन जब फ्रांस पर अपना शासन उसने चलाना शुरू किया तो उसने फिर से क्या किया, प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र को स्थापित कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता 1804 उसने लागू की, लेके आया, ठीक है ना। नेपोलियन की संहिता इसे कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा और विस्तार से अभी हम पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या था। हालांकि उसने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को वापस ला दिया था, लेकिन फिर भी कुछ जो सुधार जो उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों ने किए थे उसको उसने कायम रखा, वैसे का वैसे ही रखा, ठीक है। अब देखिए, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई, ठीक है। ये सारी बातें किसमें लिखी गई हैं, जो नेपोलियन संहिता है 1804 में 1804 में नेपोलियन के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं जागीरदारी, ठीक है। अब देखिए, जागीरदारी इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था, ठीक है। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन
और संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। राष्ट्रवादी विचार को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया, ठीक है ना, और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। आगे बहुत सारी अभी बातें हैं इसमें पढ़ने के लिए, इस चैप्टर में, तो उसे भी हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ दो टर्म में ही होगा, जो कि एक आपका अक्टूबर में होने वाला है और अक्टूबर या नवंबर में होगा। ठीक है, और एक जो होगा वो आपका फाइनल होगा। तो सिर्फ 2 टर्म्स में ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होगा और ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग जो है खूब मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।